जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं इजराइल और हमास के बीच में इस समय देखेंगे कि इतना तनावपूर्ण स्थिति है कि जैसे थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो रही है। तो चलिए जानते हैं आखिर कि हमास और इजराइल के बीच में 7 तारीख से पहले ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई जिससे कि ये स्थिति देखने को पड़ रहा है कि आखिर 5700 से अधिक लोग फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 1300 से अधिक लोग जो है इजरायली की मौत हो चुकी है। तो चलिए ये जानते हैं कि आखिर हमास क्या है, हमास की डिमांड क्या है और हमास से देखेंगे कि ये 7 तारीख से इतना ज़्यादा उग्र युद्ध क्यों हो रहा है, क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर हमास की उत्पत्ति कब हुई, इसकी डिमांड क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो चलिए ये पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या कि हमास और इजराइल के बीच में क्यों युद्ध हो रहा है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए पहले हम शुरू करते हैं कि हमास की स्थापना कब हुई। देखिए यह एक इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन है, ठीक है, सुन्नी इस्लामवादी और राजनीतिक और उग्रवादी संगठन है। इससे पता चलता है कि जो हमास जो संगठन है ये कौन सा संगठन है, सुन्नियों का संगठन है। और सुन्नियों का संगठन है, ये इस्लामी प्रतिरोध है, इसका मतलब कि सुन्नियों का प्रतिरोध है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि इसकी स्थापना जो है अहमद यासीन द्वारा 10 दिसंबर 1987 को किया गया था, ठीक है। अब आखिर हम समझ लेते हैं कि आखिर हमास चाहता क्या है इजराइल से। देखेंगे कि 1988 में हमास चार्टर ने बताया कि उसका लक्ष्य जो है फिलिस्तीन को आज़ाद करना और इजराइल के जो पश्चिमी क्षेत्र और गाजा पट्टी पर फैले क्षेत्र में इस्लामिक राज्य की स्थापना करना। यानी कि इसकी जो दो मुद्दा है वो है फिलिस्तीनियों को स्वतंत्र करना और जो गाजा पट्टी है वहाँ पर एक इस्लामिक राज्य की स्थापना करना। मेन मुद्दा यही है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि आखिर 1967 के बाद क्या डिमांड है। उसके बाद देखेंगे कि स्थापना करने के बाद वर्षों में कहा गया कि यदि इजराइल जो है 1967 से पहले की सीमाओं पर, ठीक है, पीछे हट जाता है तो फिलिस्तीनियों को लौटाए और उन्हें मुआवजा दे, तब यह युद्ध विराम होगा। इसका मतलब क्या हमास है, इसकी डिमांड ये है कि फिलिस्तीनियों को स्वतंत्र करे और जो गाजा पट्टी है वहाँ पर एक इस्लामिक राज्य की स्थापना करे। और यदि ये नहीं मानता है तो 1967 से पहले जो सीमा थी उसको ये कायम करे। यानी कि जितना सीमा थी उससे सीमा से पहले 1967 से पहले जो फिलिस्तीनियों का जगह था, जितना उनका लैंड था, उनको दे और उनको मुआवजा दे साथ में। तो ये जो है इजराइलियों द्वारा इसे इनकार कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, देखिए ओस्लो समझौता हुआ कब, 1993 में। ओस्लो समझौते में क्या हुआ कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में समझौता हुआ, इन दोनों के बीच, कि एक दूसरे को एक स्वतंत्र राज्य की मान्यता देंगे, ठीक है, ये दोनों। उसके बाद क्या, हमास को हथियार कौन देता है। देखिए हमास को हथियार कौन देता है और किस माध्यम से आता है। देखिए हमास को हथियार जो है 3 माध्यम से आता है। देखिए पहला जो है मछुआरों के माध्यम से। देखेंगे कि जो इजराइल है, इजराइल के बगल में देखेंगे तो मृत सागर है जिसे मेडिटेरेनियन सी कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर मछुआरों के माध्यम से आता है और सुरंगों के माध्यम से आता है। और सुरंग की देखेंगे चौड़ाई, तो सुरंग की चौड़ाई 1 मीटर है और ऊंचाई देखेंगे तो 2.5 मीटर है। इसी के माध्यम से देखेंगे कि ये सुरंग के माध्यम से जो है रॉकेट का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि खरीदते हैं, जितना मिस्र से जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ जो है वाहन है उसके माध्यम से कुछ ये खरीदते हैं, ठीक है, यानी कि जो वाहन होते हैं खाद जैसे गेहूँ चावल, उसके माध्यम से उसके अंदर भर के ये मंगाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि 2022 में हमास ने ईरान से $70 मिलियन की सैन्य सहायता पाया था। समझ लीजिए कि 70 मिलियन। उसके बाद वही सीरिया की बात करें तो सीरिया से फज्र 3 और फज्र 5
और M302 रॉकेट पाया था। ठीक है, हमास। इसका मतलब क्या है कि देखेंगे कि जितने भी गल्फ़ कंट्री हैं, जैसे सीरिया हो, जॉर्डन हो, मिस्र हो, ठीक है, बहरीन हो, कुवैत हो, इन सभी देशों का इनका सहायता है। और साथ ही साथ जो वहाँ के गाज़ा पट्टी की जो बहुल क्षेत्र है, सुन्नी बहुल क्षेत्र, उनका भी समर्थन है। किन लोगों का? वो भी हमास लोगों का, यानी कि हमास लोगों का समर्थन करते हैं। और वहाँ पर देखेंगे कि आखिर इजराइल इतना पावरफुल है, उसके बाद भी एक झटके में क्यों नहीं ख़त्म कर देता। सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर इजराइल इतना पावरफुल होने के बाद भी अपने बगल में गाज़ा पट्टी में जितने भी हमास हैं उसे ख़त्म क्यों नहीं कर देता। देखिए, इसका मुख्य कारण क्या है कि जो गाज़ा पट्टी है वो घनी आबादी है। घनी आबादी होने के कारण क्या है कि वहाँ पर ऑपरेशन सरल नहीं है, क्योंकि देखेंगे या तो फिर एक कई से मार दे, क्योंकि देखेंगे कि इजराइल जो है या तो एक कई से वहाँ के सुन्नी बहुल क्षेत्र जो है वहाँ पर देखेंगे तो सुन्नी बहुल क्षेत्र है, ठीक है, गाज़ा पट्टी में। और गाज़ा पट्टी में सुन्नी बहुल क्षेत्र है और सुन्नी लोग जो है हमास का समर्थन करते हैं, जिसके कारण क्या है कि इजराइल को इतना आसान नहीं है कि हमास को ख़त्म कर देना। क्योंकि देखेंगे इस समय तो जो हमास इजराइल को जो IDF है उनके द्वारा बयान में कहा जा रहा है कि मैं हमास को जड़ से ख़त्म कर दूंगा, यहाँ से पूरी तरह से। यानी कि देखेंगे कि उनका इस तरह से बयान है कि ऐसा लगता है कि अब पूरी तरह से हमास को ख़त्म कर देगा, ठीक है, इजराइल। उसके बाद देखेंगे आखिर क्या ख़त्म हो सकता है कि नहीं। देखिए, ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखेंगे कि हमास का समर्थन जो है वो लोग करते हैं, सुन्नी बहुल क्षेत्र जो वहाँ पर है गाज़ा पट्टी में, वो लोग जो है इनकी मदद करते हैं। और दूसरी बात देखेंगे कि जिसके कारण क्या है कि इजराइल को इतना सरल नहीं होगा ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो अब इसके आगे हम समझते हैं। और एक बात ये इस समय देखेंगे कि नकबा इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में। जो फ़िलिस्तीन लोग कह रहे हैं और सऊदी अरब के द्वारा और बहरीन के द्वारा कहा जा रहा है कि फ़िलिस्तीनियों के सेकंड नकबा है, ठीक है, नकबा। तो ये नकबा क्या है, आप नकबा ये समझिए कि जब कोई फ़िलिस्तीनी अपना घर छोड़ के किसी दूसरे देश में रहने के में चला जाता है तब उसे हम नकबा कहते हैं। यानी कि कुल मिला के नकबा किसे कहते हैं? अपना घर छोड़ के दूसरे देश में एक शरणार्थी के रूप में रहे, ठीक है, रहने चला जाए, उसे हम नकबा कहते हैं। यानी कि कुल मिला के अपना घर बार सब छोड़ दे, ठीक है। तो ये इनका सेकंड नकबा है, ठीक है। तो इसके आगे हम समझते हैं कि आखिर 7 तारीख का ऐसा कौन सी घटना हुई जिससे इजराइल और जो हमास के बीच में इतना ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति हो गया। तो चलिए आइए उसके बारे में जानते हैं। आइए जानते हैं रूसी मसौदा के बारे में, जो रूस के द्वारा UN में रखा गया। तो इसमें कौन कौन से देश भाग लिए और कौन कौन से अब्सटेंड किए और कौन से देश जो हैं उनके विपक्ष में थे। तो चलिए ये जानते। देखिए, ये जो है रूसी मसौदा जो है रूस के द्वारा जो UN में रखा गया है, ये 17 अक्टूबर को रखा गया है, ठीक है। और जो यूनाइटेड नेशन में रखा गया, जिसका मुख्य कार्य क्या था कि फ़िलिस्तीन के नागरिकों की सुरक्षा और ज़मीन और हेल्थ से संबंधित था, ठीक है। इन 3-4 चीज़ से संबंधित था जो ये रूसी मसौदा था, सुरक्षा और ज़मीन और हेल्थ से संबंधित था, ठीक है। इसमें जो सपोर्ट में थे, यानी कि उसके जो सपोर्ट में थे वो रूस थे, चाइना थे और अमीरात, जिसे हम अबू धाबी कहते हैं, ठीक है, और गैबान कहते हैं और मोजाम्बिक। ये जो 4-5 देश थे इसके पक्ष में थे, ठीक है, रूसी मसौदा के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जितने भी लोग हैं, ये देश जैसे रूस है, चीन है, अमीरात है, गैबान है, मोजाम्बिक है, ये सब जो है फ़िलिस्तीन का जो है समर्थन करते हैं। और वही बात करें कि इनके विपक्ष में कौन है जो फ़िलिस्तीन का समर्थन नहीं करते। देखिए, अमेरिका है, UK है, फ्रांस है, जापान है और जर्मनी भी है। क्योंकि मैं यहाँ पर जर्मनी क्यों नहीं लिखा हूँ, क्योंकि इसमें जो है नहीं था, ठीक है, यानी कि रूसी मसौदा में नहीं था। इसमें जो है रूसी मसौदा को पास करने के लिए, देखिए, इसमें कुल देश जो थे 15 देश थे, जिनमें से पारित करने के लिए कम से कम 9 देशों की आवश्यकता थी। तो जिसके कारण क्या है
कि ये पारित नहीं हो पाया, क्योंकि देखेंगे कि अनुपस्थित जो लोग थे लेकिन जो दिए नहीं, जैसे अल्बानिया है, ब्राज़ील है, घाना है, माल्टा है और स्विट्ज़रलैंड है, इक्वाडोर है। तो देखेंगे कि अल्बानिया जो है यूरोप का है, ब्राज़ील देखेंगे दक्षिणी अमेरिका का है और घाना देखेंगे तो घाना ये वहाँ का है, अफ्रीका का है। माल्टा देखेंगे तो आपको स्पेन के नीचे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड है देखेंगे तो यूरोप का है। इक्वाडोर जो है ये तो देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका का है, ठीक है। तो इतने देश जो थे ये भाग लेने से इनकार कर दिए, और जो पक्ष में थे इतने लोग जो हैं फिलिस्तीन के समर्थक हैं और इतने लोग जो हैं इसके विपक्ष में हैं, यानी कि विपक्ष में हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर इजराइल के द्वारा जब युद्ध किया गया, यानी कि जो बमबारी किया गया, तो उससे पहले जो है इजराइल के द्वारा सूचना दिया गया वहाँ के नागरिकों के लिए। देखिए, नागरिकों के लिए चेतावनी दी गई, किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा दिया गया। वही देखेंगे कि यूएन के द्वारा कहा जा रहा है कि गाजा पट्टी में कम से कम 50,000 महिलाएं गर्भवती हैं, जिनका देखेंगे कि उन्हें इस युद्ध में जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जो हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पा रही हैं इन्हीं बमबारी के कारण, ठीक है। और वहाँ की जो देखेंगे इस समय की अपडेट देखेंगे तो कम से कम 18,000 नागरिक जो हैं फिलिस्तीनी वो घायल हैं, और कम से कम 57,000 यानी कि 5,057 लगभग 5,700 लोग मर चुके हैं। कहाँ के? फिलिस्तीन के, ठीक है। और देखेंगे इजराइल में देखेंगे तो वही लगभग 1350-1400 के हेरफेर में अभी तक मरे हैं, वही 3700 से अधिक लोग घायल हुए। तो देखेंगे कुल मिला के तो जब शुरू में जब 8,000 बम रॉकेट दागे गए इजराइल पर, तब तो फिलिस्तीनी के लोग जो थे, एक वीडियो आप देखिए उसमें एक फिलिस्तीनी नागरिक जो बहुत खुश था, ठीक है, जब फिलिस्तीन के हमास द्वारा रॉकेट दागे गए। लेकिन जब इजराइल पुनः अपने तरफ से दागने लगा तो वो रोने लगा। क्यों? देखेंगे कि इस तरह से रो रहा है, वो भी सेना है, ठीक है, हमास की, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो में देखेंगे कि एक वीडियो में बंदूक देखेंगे तो वो रो रहा है। तो इसके आगे देखेंगे कि आखिर एर्दोगन, आज की न्यूज़ देखेंगे तो जो तुर्की के एर्दोगन है, इनका बयान है कि जो हमास है वो आतंकवादी नहीं है, बल्कि मुजाहिदीन अपनी ज़मीन की रक्षा के लिए वो लड़ रहा है। और उसके बाद फिर जो एर्दोगन है तुर्की के, वो जो है इजराइल की यात्रा को रद्द कर दिए, ठीक है। उसके बाद आज हम जानते हैं कि आखिर बेंजामिन नेतन्याहू का बयान जो यूरोप में दिया गया है उसका क्या महत्व है, और वहाँ पे जो यहाँ के एक दो बयान और हैं उसके बारे में हम समझते हैं इसके आगे। और आज की कुछ लेटेस्ट जो न्यूज़ है, जैसे देखेंगे कि ट्रेंड में चल रहा है बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे से संबंधित, ठीक है। और जो 3,60,000 देखेंगे कि वहाँ के नागरिक जो हैं, लगभग वहाँ की आबादी यहूदियों की लगभग इजराइल में देखेंगे तो लगभग इस समय 2023 में 1 करोड़ आबादी है। 1 करोड़ में देखेंगे लगभग ऑलमोस्ट 1 करोड़ है, और 2021 और 22 के डाटा यदि देखेंगे तो लगभग 93,000 यानी कि 93 लाख लगभग थे, ठीक है, 93 लाख लोग थे वहाँ पे। तो इस समय देखेंगे 1 करोड़ है, 1 करोड़ का 3.60 यानी कि 3,60,000 देखेंगे तो कुल मिला के 4% एवरेज आ रहा है कि वहाँ के रिजर्व सेना है, ठीक है। वही इस समय देखेंगे तो अमेरिका, कनाडा, बाहरी यूरोप देश से जितने भी रिजर्व सेना थी उसकी इजराइल की, वो सब बुला रहा है, ठीक है, इजराइल बुला रहा है। तो आप समझ लीजिए कि यदि इतने बड़े ऑपरेशन में यदि बुला रहा है तो जाहिर सी बात है कि इजराइल कुछ बड़ा करने वाला है, और कहीं ऐसा ना हो कि पूरी तरह से गाजा पट्टी जो है, ठीक है, गाजा पट्टी को पूरी तरह से ख़त्म न कर दे, ठीक है। क्योंकि अब तो एक ही उपाय है कि जो फिलिस्तीनी हैं वहाँ से जितना हो सके वहाँ से बाहर भाग जाएं, क्योंकि देखेंगे इजराइल का जो सपोर्ट है बड़े बड़े देशों का है। अमेरिका है, अमेरिका खुलकर सपोर्ट कर रहा है, यूके कर रहा है, जर्मनी कर रहा है, जापान कर रहा है,
फ्रांस कर रहा है, कनाडा कर रहा है। तो ये जो पूंजीपति जो देश हैं ये सब जो है इजराइल के साथ हैं। और वही देखेंगे कि उसके साथ फिलिस्तीन के साथ कौन कौन है। देखिए फिलिस्तीन के साथ जौन है, देखिए यमन है, बहरीन है, यूएई है, सऊदी अरब है, लेकिन सऊदी अरब खुल के नहीं बोल रहा है। उसके बाद तुर्की है, तुर्की के बाद देखेंगे ईरान है, इराक है, रूस है, चीन है। यहाँ तक के देखेंगे चीन जो है 6 एयरक्राफ्ट जो है ब्लैक सागर में भेज चुका है, ठीक है। और देखेंगे कि रूस के आज का लेटेस्ट यदि न्यूज़ देखेंगे तो रूस भी अपना एक बेड़ा जो है, रूस देखेंगे कि आज परमाणु बम की जो संधि है उससे आज तोड़ दिया है, ठीक है। तो आज कुछ न कुछ देखेंगे कि अब कुछ दिनों में कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। तो अब इसके आगे हम समझते हैं कि आज के लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो क्या है। तो चलिए आइए अब उसके बारे में जानते हैं। इसके आगे जानते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा फ्रांस में क्या कहा गया। तो देखिए फ्रांस में देखेंगे कि जो इमैनुअल मैक्रोन के सामने देखेंगे कि बेंजामिन नेतन्याहू हमास के नागरिकों के लिए और पश्चिमी बैंक के लिए यह एक टेस्ट बताया है। आप देखेंगे कि लगभग इतने लोग मारे जा चुके हैं, वो भी फिलिस्तीन में। अभी ये कह रहे हैं इजराइल के द्वारा, बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि ये एक केवल टेस्ट है। अब देखिए कि अब क्या होता है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि यदि हमास जीतता है तो हम सबको खो देंगे, यानी कि सबको खो देंगे, यानी कि पूरा इजराइल को खो देंगे, ठीक है। यानी कि इनका कहना है कि हमारी जीत सबकी जीत है और हमारी हार यानी कि हम पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। ये बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं। और यूरोप खतरे में पड़ जाएगा यदि हम हार जाते हैं, तो यूरोप खतरे में पड़ेगा और हर एक नागरिक खतरे में पड़ेगा। वही फ्रांस के सामने कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हिजबुल्ला के कह रहे हैं कि जो लेबनान में है ना, लेबनान में यानी कि इजराइल के ऊपर लेबनान, ठीक है, वहाँ पे हिजबुल्ला जो एक संगठन है उसको कह रहे हैं कि ये मिलकर बहुत बड़ी गलती कर दी और लेबनान का यह युद्ध सबसे बड़ा लंबा युद्ध होगा, ठीक है, लेबनान का। तो इसका मतलब है कि इजराइल जो है लेबनान से भी युद्ध करेगा, फिलिस्तीन से भी करेगा। तो एक प्रकार से देखेंगे कि उसके विपक्ष में जितने भी आएंगे सभी से युद्ध करेगा। तो देखिए इजराइल का साथ अमेरिका दे रहा है, अमेरिका अपना बेड़ा जो है ब्लैक सी में पहुंचा चुका है। वही देखेंगे चीन अपना 6 बेड़ा वहां पहुंचा चुका है। तो एक प्रकार से देखें कि सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं, ये थर्ड वर्ल्ड वार की तैयारी हो रही है, क्योंकि सेकेंड वार तो हो चुका है 1939 से 45 तक। अब ये सेकेंड वार जो होगा, सेकेंड वर्ल्ड वार, ये 2023 से शुरू होगा। एक पास देखेंगे कि आज की न्यूज़ देखेंगे, सबसे लेटेस्ट न्यूज़ रसिया का। तो रसिया जो है एक बीटीसी करके कुछ एग्रीमेंट है जो न्यूक्लियर पावर से संबंधित, न्यूक्लियर से संबंधित है, जो न्यूक्लियर से संबंधित है उसे जो है खंडन कर दिया, उसे तोड़ दिया है। तो आप समझे कि आखिर न्यूक्लियर तोड़ने का मतलब क्या है। तो चलिए ये फिर अगले एपिसोड मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।